जिसे देखो हरिया के घर की तरफ दौड़ा जा रहा था। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था। मंत्री के काले कारनामों का पर्दाफाश। भोली भाली जनता की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले मंत्री जी सलाखों के पीछे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। ये है स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट, कहानियां जो दिल से निकले, सीधे दिल पर दस्तक दें। चलिए मेरे साथ कहानी के उस सफर में जो सच्चाई से रूबरू कराती हैं, छुप छुप कर आंखों से आंसू बहाती हैं, जो कभी इश्क में चुन्नी का छोर मुंह में दबा लेती हैं, जो कहती कुछ और है पर हर किसी की जिंदगी से जुड़ जाती हैं, एक पल में हंसाती तो दूसरे पल में रुला देती हैं, एक साथ कई जिंदगी जीने का मजा देती हैं। तो ऐसी कहानियों के लिए सुनिए मेरी लिखी कहानी, मेरी ही जुबानी, कहानी संख्या 31। और आज की कहानी का नाम है बोल। जिसे देखो हरिया के घर की तरफ दौड़ा जा रहा था। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था। मंत्री के काले कारनामों का पर्दाफाश। भोली भाली जनता की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले मंत्री जी सलाखों के पीछे। किसी को अपनी आंखों देखी, कानों सुनी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सभी सोच रहे थे कि गरीबों के मसीहा पर ऐसा घिनौना आरोप। जरूर दुश्मनी होने के कारण किसी ने उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया होगा। एक कोने में बैठी जयंती की निगाह जब सुंदरी की निगाह से मिली तो जयंती ने निगाहें झुका ली। मंत्री जी की जेल के पीछे क्या कारण है, इसका थोड़ा थोड़ा आभास सुंदरी को अब होने लगा था। उसे आज भी एक सप्ताह पहले का वह दिन याद था जब इनकलाब जिंदाबाद के नारे की आवाज सुंदरी के कानों में गर्म पिघले शीशे की तरह पीड़ा पहुंचा रही थी। उसने द्वार को बंद करके सिटकिनी चढ़ा दी और अपने हाथों से कानों को जोर से बंद करके बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है। उठकर दरवाजा खोला तो अपने ही झोपड़पट्टी के लोगों को खड़े पाया। द्वार खुलते ही सब के सब उसके पैरों पर गिर पड़े। वो पीछे हट गई। ऐसा पहली बार नहीं, उसके साथ कई बार हो चुका था। वहां के लोग उसे भगवान मानकर पूछते थे। पूरे 5 वर्ष बाद मंत्री साहब फिर चुनाव जीतकर जब आए तब झोपड़पट्टी में ऐसे जश्न मनाया गया जैसे वहीं का कोई अपना व्यक्ति मंत्री बन गया हो। हर तरफ आतिशबाजी। उनके मंत्री बनने पर अगर कोई उदास था तो वो थी सुंदरी। उसकी उदासी के पीछे एक गहरा राज था जिसमें पर्दा पड़े रहने में ही कहानीकार, कथानायिका तथा समाज की भलाई है। पर यह कहना भी तो आवश्यक है, जब भी त्रिलोकी इलाके में कुछ भी काम हुआ तब हर बार सुंदरी का आंचल दागदार हुआ। इलाके में सड़क बनी, बदले में सुंदरी को लुटना पड़ा। इलाके में हैंडपंप लगा, तब भी सुंदरी को अपनी आत्मा को मारना पड़ा। न चाहते हुए भी वह उस दलदल में गिरती गई जिसमें शायद ही कोई स्त्री गिरना चाहे। मंत्री जी की जीत के बाद उस इलाके के लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि अब की बार शौचालय तो पक्का है। दशरथ ने कहा, साथ ही एक छोटे से चिकित्सालय के बारे में भी दीदी आप ना मंत्री जी से बात करना। न चाहते हुए भी सुंदरी को मंत्री जी से बात करने जाना पड़ा। उसे देखते ही मंत्री जी ने गिद्ध दृष्टि से उसे देखा और कहा, 5 वर्ष बाद तुम्हें मेरी सुधाई है सुंदरी। याद तो रोज आती थी पर समय आज निकाल पाई हूं, सुंदरी ने कहा। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही। फिर मंत्री जी ने पुनः बोलना शुरू किया, और सुनाइए बहन जी, कैसे आना हुआ? बहन जी? वह चौंक पड़ी। उसके चौंकने के कारण को समझते हुए मंत्री जी ने स्वयं ही सफाई दी। क्या करें, संबंधों पर पर्दा पड़ा रहे, इसके लिए ऐसे संबोधन आवश्यक है। सुंदरी ने कहा, मंत्री जी, इलाके की बच्चियों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप एक शौचालय बनवा दीजिए। साथ ही यदि आपकी दया हो जाए
तो एक प्राइमरी चिकित्सालय की भी आवश्यकता है। छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, सभी को परेशानी होती है। उसकी बात बीच में ही काटते हुए मंत्री जी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपने मंत्री योजना के पैसों में से कुछ पैसे तुम्हारे इलाके के लिए दिलवा देता हूँ। और हाँ, एक नहीं 2-2 शौचालय बनवा दो। प्रभु मंत्री जी की बात सुनकर सुंदरी तो धन्य हो गई। जैसे ही जाने के लिए उठी, उन्होंने उसे बैठने के लिए कहा। वो बैठ गई। मंत्री जी ने कहा, मुझे क्या चाहिए इस पर तो चर्चा हुई नहीं। मैं जानती हूँ, आप चिंता न करें, जब भी आवश्यकता होगी बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। मंत्री जी रहस्य भरी मुस्कुराहट के साथ बोले, बहन जी काम तो बड़ा है, इसलिए दाम भी अलग होगा। क्या? सुंदरी ने आश्चर्य से पूछा। दोनों के बीच फिर सन्नाटा छा गया। सुंदरी मंत्री जी की मन की बात जानना चाहकर भी कुछ पूछ नहीं पाई। मंत्री जी ने भी सोचा शायद सुंदरी पूछेगी, पर सुंदरी की चुप्पी देखकर वे स्वयं बोल पड़े, देखिए जैसा काम वैसा दाम। इस बार मुझे आपकी जगह जयंती चाहिए। क्या? सुंदरी को ऐसा लगा जैसे सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। थोड़ी संयत होकर वो बोली, आपको पता है वो मेरी बेटी के समान है। मंत्री जी ने बेशर्मी से कहा, ये तो और भी अच्छी बात होगी। जो काम माँ करती है उसे बांट कर बोझ हल्का करना बेटी की भी तो जिम्मेदारी होती है। उस दिन सुंदरी ने निश्चय कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए पर वह जयंती पर आंच नहीं आने देगी। इसलिए शौचालय व चिकित्सालय की बात भुलाकर चुपचाप घर में बैठ गई। जब न सुंदरी मंत्री जी के पास गई, न जयंती वहां पहुंची, ना ही कोई बातचीत हुई, तो घायल सिंह की भांति मंत्री जी ने बदला लेने के लिए पुरानी सरकार की भांति उस इलाके को गैर सरकारी घोषित कर दिया और सुंदरी से बदला लेने के लिए बुलडोजर भेज दिया। अपने घर में अचानक घुसाई भीड़ को देखकर बड़ी मुश्किल से लोगों को समझा बुझाकर सुंदरी ने आश्वस्त तो कर दिया कि वह मंत्री जी के पास जाएगी, पर रात भर सो ही नहीं पाई। उसने सोचा, आज रात को मैं चुपचाप यहां से दूर किसी और जगह चली जाऊंगी, शायद जयंती को बचाने का यही तरीका हो। रात के 2 बजे थे। उसने अपना कुछ सामान समेटा और चुपचाप दरवाजा बंद किया, और जैसे ही मुड़ी तो सामने जयंती को देखकर चौंक पड़ी। सुंदरी के हाथ में अटैची देखकर जयंती समझ गई कि सुंदरी यहां से भाग रही है। वह आग बबूला हो गई और अंगारे उगलने लगी। सुंदरी ने उसे समझाना चाहा, पर जयंती कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। उसके शोर से इलाके के और भी सदस्य जगकर वहीं पहुंच गए। रघु ने आगे बढ़कर पूछा, ये क्या सुन रहे हैं दीदी? हम सबको तुम पर कितना विश्वास था, एक ही झटके में तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। आखिर क्यों किया तुमने? सुंदरी खड़ी रोती रही। जयंती ने आगे बढ़कर कहा, ये क्या बताएंगी? सब समझती हूँ, ये भी बिक गई होंगी। सुंदरी ने अपने बचाव में कुछ कहना चाहा ही था कि जयंती ने कहा, हमें कुछ नहीं सुनना मौसी, आज तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम आजाद हो। कल मैं जाऊंगी नेताजी के पास। जयंती का निर्णय सुनकर सुंदरी डर गई। जिस स्थिति से जयंती को वो बचाना चाहती थी, जयंती तो उसी दलदल में उतरने के लिए तैयार खड़ी दिखाई दे रही थी। सुंदरी ने उसके पैर पकड़ लिए, बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, जयंती जयंती बेटा, तुम वहां मत जाओ, वहां जाना ठीक नहीं है, तुम बिल्कुल मत जाओ, वहां बहुत खतरा है। पर जयंती ने तो जैसे सोच लिया था कि वह सुंदरी की कोई बात नहीं सुनेगी। सुनना तो दूर, वह तो सुंदरी पर आरोप लगाने लगी। मुझे पता है कि आप क्यों मुझे वहां जाने से रोक रही हैं। आप नहीं चाहती ना कि आपका स्थान कोई दूसरा ले ले। आप ही इस इलाके की सर्वे सर्वा बनी रहना चाहती हैं। सुंदरी की लाख मना करने के बाद भी वो दूसरे दिन मंत्री जी के पास जाने के लिए तैयार हो गई। शाम को जब जयंती वापस आई, सुंदरी द्वार पर खड़ी बड़े भारी मन से उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। जयंती के लड़खड़ाते कदमों,
तथा हाल बेहाल स्थिति देखकर सुंदरी उसे खींचकर अपने कमरे में ले आई। दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोई। रोते हुए जयंती ने सुंदरी से माफी मांगी। मौसी, माफ कर दो, कल तुम्हारी बात हम समझ नहीं पाए, आज समझ पाए। अचानक जयंती खड़ी हो गई और बोली, मौसी घबराओ नहीं, मंत्री जी को मुंह तोड़ जवाब देकर आई और किसी तरह से अपनी अस्मिता बचाकर भाग आई। सुंदरी की सोच को झटका लगा। जब जयंती चुपचाप सिर झुकाकर घर की तरफ चल पड़ी, पीछे पीछे सुंदरी भी आ गई। दरवाजा बंद किया और जयंती का हाथ पकड़कर पास में बैठा लिया और बोली, तुमने कभी सोचा इसका परिणाम क्या होगा? जयंती ने जवाब दिया, जो हो रहा था मौसी, वह भी तो अच्छा नहीं हो रहा था। तुमने इतने दिन सहा, अपने आंचल को तार तार किया, बदले में क्या मिला? इतना कहकर जयंती चुप नहीं हुई, आगे फिर बोलना शुरू किया। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? कभी ना कभी तो आवाज उठानी ही पड़ेगी। हमारे लिए कोई और लड़ने नहीं आएगा। अपनी लड़ाई हमें अपने आप ही लड़नी पड़ेगी। यदि हम बर्दाश्त करते रहेंगे तो हमारे लिए कोई और आवाज क्यों उठाने आएगा? मैं 21वीं सदी की लड़की हूं। मैंने मीडिया का सहारा लिया था और आपने देख ही लिया मीडिया की ताकत। पर मीडिया तभी अपनी ताकत दिखाती है जब हम अपने लिए जागरूक हों। अब हमने जीना सीख लिया, हमने बोलना तथा जैसे को तैसा सबक सिखाना भी सीख लिया। सुंदरी को लगा छोटी सी जयंती बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी, बहुत समझदार, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लायक। धन्यवाद। जीवन के कड़वे सत्य को उजागर करती ये एक ऐसी कहानी है जो काल्पनिक होते हुए भी बहुत अधिक सत्यता के धरातल पर रची गई है। द्रौपदी सिर्फ महाभारत में ही नहीं लुटी, बल्कि कलयुग में तो कई बार लुटी और लुटती चली जा रही है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए तथा shraddha.pdy@gmail.com पर अपनी प्रतिक्रिया देने की कृपा कीजिए। आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में।